इट्स हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर लिटरेसी। और ये जो कंप्यूटर लिटरेसी है ये एक्चुअली में इसका छठा पार्ट है। अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ बाकायदा हमने इसकी एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है और वहाँ पर भी जाकर के आप इसके सारे के सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो हम मेनली बात करेंगे कंप्यूटर MCQs की, तो ये एक्चुअली में अभी हाल ही में मतलब जो एग्ज़ाम होने जा रहा है FSSAI हो या NVS हो या फिर बैंक्स के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसकी, या फिर वो सारे एग्ज़ाम्स जिसके अंतर्गत मेनली कंप्यूटर पूछे जाते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ तैयार की गई है। साथ ही साथ इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग जो मेन टॉपिक्स डिस्कस करते हैं वो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये जो MCQ है वो तैयार की जाती है। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें पहले सवाल की, तो जो पहला सवाल है इसके अंतर्गत टेक अ ब्रेक फीचर को अभी हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है। तो यह एक्चुअली में किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो टेक अ ब्रेक फीचर है ये एक्चुअली में अभी हाल ही में इंस्टाग्राम के द्वारा इंडिया में लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना है, इससे पहले यह ऑलरेडी अमेरिका, UK, आयरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लागू किया जा चुका था। ये जो फीचर है टेक अ ब्रेक फीचर, इसके अंतर्गत यूज़र्स के लिए एक बहुत ही जो मतलब यूज़र्स हैं जो इंस्टाग्राम के काफ़ी ज़्यादा टाइम अगर अपना इस पर स्पेंड कर देते हो तो वैसे कंडीशन में उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। इसके अंतर्गत मेनली आप पहले से ही एक टाइम का रिमाइंडर सेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम आज 30 मिनट्स के लिए आपको चलाना है, तो आप उसके अंतर्गत रिमाइंडर सेट कर सकते हैं 30 मिनट का, और 30 मिनट होने के बाद ही ये आपको बता देगा कि अब ब्रेक लेने का टाइम है, थोड़ा सा आपको उससे हट जाना है। तो एक्चुअली में ये जो फीचर है ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इंस्टाग्राम के द्वारा। हालांकि इसे अभी केवल iOS डिवाइस पर ही एप्लीकेबल है, बट इसे बहुत जल्दी ही एंड्रॉयड पर भी लाया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल, जब हम लोग ईमेल करते हैं तो उसके अंतर्गत एक CC टर्म होता है। इस CC का फुल फॉर्म क्या है? CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। इसके अलावा एक और टर्म आपको देखने को मिलता होगा, वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आइए समझते हैं ये कार्बन कॉपी और ये जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये होता क्या है। देखिए एक्चुअली में जब आप मेल किसी आदमी को, जैसे मान लीजिए एक A आदमी है, ठीक है, ये मान लीजिए एम्प्लॉयर है और ये अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहा है? मेल भेज रहा है। सपोज ये B है, ये C है और ये D है। ये क्या कर रहा है? अपने एम्प्लॉयज़ को मेल भेज रहा है। अब दो कंडीशन से ये मेल भेज सकता है। पहला, कार्बन कॉपी की मदद से। कार्बन कॉपी में क्या करेगा? जो ए एम्प्लॉयर है ये क्या करेगा? सारे के ईमेल्स डालेगा, यानी कि B, C और D के ईमेल्स को इनपुट करेगा और तब मेल भेजेगा। अगर ये कार्बन कॉपी में डाला हुआ है तो वैसे कंडीशन में B को भी पता चलेगा, मतलब जो B एम्प्लॉय है इसे भी पता चलेगा कि ये जो मेल है यह C और D को भी भेजा गया है। इसके अलावा ये C भी जान सकता है और D भी जान सकता है सेम चीज़, अगर CC में करके भेजा गया होगा मेल तो। इन दैट केस अगर BCC के अंतर्गत भेजा जाता है तो वैसे कंडीशन में जो एम्प्लॉयर के द्वारा मेल भेजा जाता है वह तीनों को भेजा गया है, लेकिन अब की बारी B को नहीं पता चलेगा कि ये जो ईमेल है और किसे भेजा गया है, ठीक है, या फिर जो C है उसे भी नहीं पता चलेगा कि ये ईमेल और किसे भेजा जा चुका है। तो ये एक्चुअली में काम होता है BCC और CC का, यानी कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, डैश ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन। तो जो उच्च स्तरीय प्रोग्राम होता है इसे क्या करता है? इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये करता है कंपाइलर। कंपाइलर का ये काम है, यानी कंपाइलर क्या करता है? जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसे मशीन लैंग्वेज में बदलने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ जो असेंबलर होता है, असेंबलर का काम क्या है? ये करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि जो असेंबली लैंग्वेज है ये एक्चुअली में सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, जब भी हम लोग किसी फाइल का नाम टाइप करते हैं तो इसमें एक्चुअली में दो पार्ट होता है। एक तो फाइल का नाम और दूसरा लास्ट में। जैसे सपोज हमने किसी फाइल का नाम टाइप किया माई डॉक्यूमेंट के नाम से, ठीक है, या माई डॉक के नाम से, तो जो फाइल सेव होता है वो लिखा रहता है माई डॉक डॉट। और जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर, सपोज हमने वर्ड के अंदर सेव किया तो लिखा होता है DOCX। तो ये दो पार्ट में एक फाइल होता है। पहला पार्ट ये होता है और जो दूसरा पार्ट होता है ये। तो आपने बताना है ये जो दूसरा पार्ट है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग एक्चुअली में एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? किसी भी फाइल का एक्सटेंशन होता है। ये बताता है कि ये आपका फाइल किस टाइप का फाइल है, यानी फाइल के टाइप को बताने के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने बताना है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका तो बहुत ही आसान आंसर है, सिंपली COM जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी MS DOS हो, लाइनक्स हो या फिर विंडोज़ हो, ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। आगे चलते हैं। अगला सवाल, जब भी हम लोग ईमेल लिखते हैं तो ईमेल के अंतर्गत एक यूज़र नेम होता है और एक होता है डोमेन नेम। इस दोनों को सेपरेट कैसे किया जाता है? जैसे सपोज हमने लिखा abc@gmail.com, ठीक है, abc@gmail.com। तो ध्यान रखना है इसके अंतर्गत सबसे पहले ये दोनों को सेपरेट किससे किया जाता है? तो @ के सिंबल से इसे सेपरेट किया जाता है, यानी आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन C @
इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि ये जो ABC है इसे क्या कहते हैं। ABC को यूज़र नेम कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, यूज़र नेम कहते हैं। इसके साथ ही साथ इसके बाद में जो जीमेल लिखा होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डोमेन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये कहलाता है डोमेन। और जो कॉम होता है यानी .com जो लगा होता है इसे हम लोग कहते हैं डोमेन एक्सटेंशन। क्या कहते हैं, डोमेन एक्सटेंशन कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल जो रोम है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रोम यानी कि दैट इज रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये एक्चुअली में सिस्टम के अंतर्गत यानी जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंतर्गत ये फर्मवेयर्स को यानी कि जितने भी फर्मवेयर्स होते हैं यानी कंप्यूटर के अंतर्गत प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मेनली रोम के अंतर्गत इंस्टॉल किए जाते हैं या फिर कह लो स्टोर किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो रोम होता है ये एक्चुअली में नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। कैसा होता है, नॉन वोलाटाइल। अब बात आती है वोलाटाइल कौन सा है। वोलाटाइल वो मेमोरी होता है जब सपोज आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और अचानक से लाइट कट जाने की वजह से आपने जो कंप्यूटर पे आप काम कर रहे थे उस फाइल को आपने सेव नहीं किया है। तो वैसे कंडीशन में जब वापस से लाइट आएगी और फिर जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो वो फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो वो फाइल रैम में सेव हुई रहती है और जो हमारा रैम है वो एक्चुअली में वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि इसके अंतर्गत टेम्परेरी पर्पज़ तक फाइल इसके अंतर्गत सेव होता है। जैसे ही अगर कंप्यूटर अचानक से शट डाउन हो गया तो यहाँ से वो भी फाइल मिट जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करें तो ये तो कहलाया वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल इसी का उल्टा। तो इसके साथ ही साथ जो रोम होता है ये एक्चुअली में 4 टाइप्स का रोम होता है, 4 टाइप का रोम होता है। कौन कौन सा, एक होता है एम रोम, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और एक होता है ईईपी रोम। आगे चलते हैं। अगला सवाल शॉर्टकट की क्या है, अगर आपने पेज ब्रेक लगाना है एक पेज के अंतर्गत तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ इंटर बटन। अब ये पेज ब्रेक होता क्या है, सपोज़ कि जैसे मैं एक इस पेज पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर मुझे जैसे इस पेज पर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ तक मैंने इस पर टेक्स्ट लिखा और मैं चाहता हूँ कि अब इतना दूर मुझे नहीं लिखना है, अब सीधा हमको अगले पेज पे जंप करना है। तो इसके लिए मेनली हम लोग यूज़ करते हैं किस कमांड का, पेज ब्रेक कमांड का। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, ये होता है कंट्रोल के साथ इंटर बटन। आगे चलते हैं। अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूड्स डैश। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है इसके अंतर्गत इन सभी में से क्या क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है आउटलुक भी, पावर पॉइंट भी है, एक्सेल भी, यानी कि इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑल ऑफ दीज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही ये सारा का सारा पार्ट है। अगला सवाल है द फर्स्ट सक्सेसफुल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि जो सबसे पहला GUI था वह किस में देखने को मिला था, यह देखने को मिला था मैसिंटॉस कंप्यूटर में। और कब मिला था देखने को, तो ये 1984 में मैसिंटॉस कंप्यूटर में पहली दफ़ा GUI देखने को मिला था। आगे चलते हैं। अगला सवाल बताना है शॉर्टकट की क्या होता है अगर आपने प्रेजेंटेशन के अंतर्गत एक नया स्लाइड लाना है। तो ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन में अगर नया स्लाइड लाना है तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ M बटन। ध्यान रखना है M ना कि N। अगर आप प्रेजेंटेशन में कंट्रोल के साथ N प्रेस कर दोगे तो वैसे कंडीशन में एक नया प्रेजेंटेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा, नया स्लाइड नहीं आएगा, ध्यान रखना है। और इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि जो जब भी हम लोग पावर पॉइंट में काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो इसका जो हर एक पेज होता है उसे हम लोग स्लाइड कहते हैं। पावर पॉइंट के अंतर्गत जो हर एक पेज होता है उसे क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। इसी तरीके से MS वर्ड के अंतर्गत हर एक पेज होता है उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसी के साथ ही साथ जो MS एक्सेल होता है उसके अंतर्गत हर एक पेज को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स करेंट डेट एंड टाइम। अगर आपने एक्सेल के अंतर्गत करेंट डेट और टाइम जानना है तो आप सेल में कौन सा फंक्शन इन सभी में से टाइप करोगे। तो अगर आपने करेंट डेट एंड टाइम जानना है तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा, यहाँ तो ऑप्शन वैसे दे नहीं रखा है, लेकिन इसके लिए आपको क्या टाइप करना होगा, इक्वल टू NOW ओपन और क्लोज। तो ये जो फंक्शन होता है इसी की मदद से आप करेंट डेट एंड टाइम जान सकते हैं MS एक्सेल के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ बात करें इसके अंतर्गत, देखो टाइम नाम का वैसे कोई फंक्शन होता नहीं है MS एक्सेल में, ध्यान रखना है। एक होता है डे नाम का फंक्शन। डे फंक्शन का क्या काम है, डे फंक्शन की मदद से हम लोग करेंट डे नंबर जान सकते हैं। डे नंबर बताता है, ध्यान रखना है, डे नहीं बताता है, डे नंबर बताता है। जो आवर फंक्शन है इसकी मदद से हम लोग करेंट टाइम जान सकते हैं, करेंट सिस्टम टाइम। इसके अलावा जो टू डे फंक्शन है इसकी मदद से हम लोग करेंट सिस्टम डेट जान सकते हैं। आगे चलते हैं। अब अगला सवाल अभी अभी हमने बात किया है इसी के बारे में और वही सवाल भी यहाँ पर है। ईच पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन फाइल, यानी प्रेजेंटेशन फाइल का हर एक पेज क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्लाइड कहलाता है। बाकी हमने बात कर ली है जो डॉक्यूमेंट है ये वर्ड का होता है, MS वर्ड का, स्प्रेडशीट एक्सेल का होता है, और जो डेटाबेस होता है ये होता है एक्सेस का। आगे चलते हैं। अगला सवाल जो गूगल डॉक्स है ये एक्चुअली में इन सारे एप्लीकेशंस में से किसकी तरह है। तो ये जो गूगल डॉक्स है ये एक्चुअली में MS वर्ड का काम करता है। ये ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी ऑनलाइन आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। इसके
इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो पावर पॉइंट है, MS पावर पॉइंट, इसी का एक गूगल स्लाइड्स भी है, इसी के सिमिलर है ना, गूगल स्लाइड्स भी है जो कि मेनली पावर पॉइंट की तरह ही काम करता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इन सारे में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो ध्यान रखना है कि जो सफारी है यह एक्चुअली में सर्च इंजन नहीं है। अगर ये सर्च इंजन नहीं है तो ये है क्या, ये एक्चुअली में ब्राउज़र है। और अगर आप iOS यूज़र हो तो आपको पता होगा ये iOS का ही ब्राउज़र है, ठीक है, सफारी। इसके अलावा जो याहू है ये तो सर्च इंजन है ही, आस्क भी है और ब्लिंक भी है। अच्छा, बाकी के बारे में तो पता होगा, ये ब्लिंक एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट का है, सर्च इंजन है। इसके अलावा याहू के बारे में पता होगा, याहू भी सर्च इंजन है और इसे डेवलप किसने किया था, यह किया था जेरी यांग और डेविड फेलो के द्वारा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आस्क, ये भी सर्च इंजन है, ध्यान रखना है। और इसे डेवलप किसने किया है, यह किया है डेविड वॉर्थर ने और गैरेट ग्रूनर ने। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।